विभिन्न स्तरों पर विविधता, व्यक्तिक, क्षेत्रीय, भाषा, जाति और समूह, इन विविधताओं के कारण उत्पन्न समस्याओं का सामना करना, साथ ही साथ समुदायों और वैयक्तिक भिन्नता पर आधारित विविधतापूर्ण ज्ञान और अनुभव से प्राप्त लाभ को उपयोग में लाना। विभिन्न स्तरों पर विविधता, व्यक्तिक, क्षेत्रीय, भाषा, जाति और समूह, इन विविधताओं के कारण उत्पन्न समस्याओं का सामना करना, साथ ही साथ समुदायों और वैयक्तिक भिन्नता पर आधारित विविधतापूर्ण ज्ञान और अनुभव से प्राप्त लाभ को उपयोग में लाना। Existence of diversity at various levels, individual, regions, language, religious, caste and tribes. Tackling the problem arising because of these diversities as well as harnessing the benefits of diverse knowledge and experience based on of the diverse communities and individuals. प्रस्तावना उद्देश्य भारत में विविधता, विभिन्न स्तरों पर विविधताओं के कारण उत्पन्न समस्याएं, विविधता के कारण कक्षा में उत्पन्न होने वाली समस्याएं, समुदायों और व्यक्तिक भिन्नता पर आधारित विविधतापूर्ण ज्ञान और अनुभव से प्राप्त लाभ, कक्षा में व्याप्त विविधता का शैक्षिक उपयोग, सारांश, अभ्यास प्रश्नों के उत्तर, निबंधनात्मक प्रश्न, शब्दावली। तो विभिन्न स्तरों पर विविधता, व्यक्तिक, क्षेत्रीय, भाषा, जाति और समूह, इस आधार पर जो है हम लोग जानेंगे समुदायों और व्यक्तिक भिन्नता पर आधारित विविधतापूर्ण ज्ञान और अनुभव से प्राप्त लाभ को उपयोग में ला सकेंगे। तो सबसे पहले इसके अंतर्गत प्रस्तावना। भारत एक विशाल देश है। इसका भौगोलिक विस्तार और विस्तृत क्षेत्रफल उसे और भी विशालता प्रदान करते हैं। यहाँ प्राकृतिक विविधता, जातिगत, भाषा, धर्म संबंधी विविधता स्पष्ट रूप से देखने को मिलती है। इसके साथ ही भारतीय संस्कृति के मूलभूत तत्वों की तरफ ध्यान दें तो हम पाते हैं कि यह बहिर्मुखी होने की अपेक्षा अंतर्मुखी अधिक है। यदि इसके मूल स्वरूप को देखा जाए तो भौतिकता की अपेक्षा आध्यात्मिकता पर अधिक बल देती है। भारत के सभी 10 दर्शन में हमें भारतीय संस्कृति की झलक मिल जाती है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, राजस्थान से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक विविधताओं से भरे होने के पश्चात भी इसमें अंतर्निहित एकता को आप महसूस कर सकते हैं। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आधुनिक समाज बहुत ही तेज़ी से बदलता जा रहा है। इसके लिए बहुत सारे कारक एक साथ कार्य कर रहे हैं। इन सभी कारकों के संदर्भ में ज्ञान प्राप्त करना व उन समस्याओं का हल ढूंढने का प्रयास होना चाहिए। भारत में अंतर्निहित विविध स्तरों पर विद्यमान इन्हीं विविधताओं, उनसे उत्पन्न समस्याओं और इन विविधताओं से प्राप्त ज्ञान और अनुभवों के प्रयोग का अध्ययन इस अध्याय के अंतर्गत किया जाएगा। इस इकाई का अध्ययन करने के पश्चात आप भारतीय समाज में विभिन्न स्तरों पर पाई जाने वाली विविधता को विश्लेषित कर सकेंगे, भारतीय समाज के आधुनिक स्वरूप को स्पष्ट कर सकेंगे, वर्तमान में हो रहे सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक परिवर्तनों पर अपने विचार व्यक्त कर सकेंगे, भारतीय समाज में उत्पन्न विभिन्न समस्याओं के कारकों की व्याख्या अपने शब्दों में कर सकेंगे, भारतीय समाज में निहित समस्याओं का विश्लेषण कर सकेंगे, भारतीय समाज में निहित समस्याओं का गहन अध्ययन कर स्वयं समाधान ढूंढने का प्रयास करेंगे। भारत में विविधता की दृष्टि से भारत जैसा संपन्न देश है विरले ही कोई होगा जहां पूर्व पश्चिम से एकदम भिन्न है और उत्तर दक्षिण से पूरी तरह से भिन्न है। भारत जहां सांस्कृतिक संपन्नता और विविधता हर तरफ देखने को मिलती है, जहां 8 से भी अधिक धर्मों को मानने वाले लोग हैं, 200 भाषाओं और 16 से भी अधिक बोलियों को बोलने वाले हैं, 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं, लगभग 3000 जातियों और 25,000 उपजातियों से संबंधित लोग भारत में निवास करते हैं। भौगोलिक दृष्टि से भारत की विविधता के विषय में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा है कि यदि कोई विदेशी जिसे भारतीय परिस्थितियों का ज्ञान नहीं है सारे देश की यात्रा करे तो वहाँ की विभिन्न भिन्नताओं को देखकर यही समझेगा कि ये एक देश नहीं है बल्कि छोटे छोटे देशों का समूह है और ये देश एक दूसरे से अत्यधिक भिन्न है।
जितनी अधिक प्राकृतिक भिन्नताएं यहाँ है उतनी अन्यत्र कहीं पर नहीं है। देश के एक छोर पर उसे एक हिम मंडित हिमालय दिखाई देगा और दक्षिण की ओर बढ़ने पर गंगा, जमुना एवं ब्रह्मपुत्र की घाटियाँ, फिर विंध्य, अरावली, सतपुड़ा तथा नीलगिरी पर्वत श्रेणियों का पठार। इस प्रकार अगर वह पश्चिम से पूर्व की ओर जाएगा तो उसे वैसी ही विविधता और भिन्नता मिलेगी। उसे विभिन्न प्रकार की जलवायु मिलेगी। हिमालय की अत्यधिक ठंड, मैदानों की ग्रीष्मकाल की अत्यधिक गर्मी मिलेगी। एक तरफ असम का समवर्षा वाला प्रदेश है तो दूसरी ओर जैसलमेर का सूखा क्षेत्र, जहाँ बहुत कम वर्षा होती है। इस प्रकार भौगोलिक दृष्टि से भारत में सर्वत्र विविधता दिखाई पड़ती है। भारत के अनेक क्षेत्रों में सांस्कृतिक विविधता दृष्टिगोचर होती है। यहाँ अलग अलग क्षेत्रों के व्यक्तियों में पर्याप्त रूप में सांस्कृतिक भिन्नता मिलती है। क्षेत्रों के अनुसार लोगों की शारीरिक बनावट, खान पान, रहन सहन, वेशभूषा, यहाँ तक कि उनकी मानसिकता भी अलग अलग होती है। व्यक्तिगत पक्ष। प्राचीन भारत में मानव जीवन को 4 अवस्थाओं में बांटा गया था: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ व संन्यास। पहली अवस्था में एवं ज्ञान का अर्जन किया करता था, दूसरी अवस्था में इस ज्ञान का अनुप्रयोग व उपयोग, अंत में जीवन मुक्ति की अवस्था में मोक्ष की प्राप्ति की लालसा होती थी। पारिवारिक व सामाजिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए यह सारी व्यवस्थाएं की गई थी। वर्ण व्यवस्था। उस समय वर्ण व्यवस्था का आधार गुण कर्म के आधार पर किया जाता था। श्रम का विभाजन अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए किया गया था। इसके अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन 4 वर्णों में कार्य का विभाजन हुआ था। योग्यतम व्यक्तियों को उनकी रुचि, अभिवृत्ति व योग्यता के अनुसार कार्य प्रदान किया जाता था, न कि जन्म के आधार पर। अपने कर्म के आधार पर व्यक्ति एक वर्ण से दूसरे वर्ण में जा सकता था, पर कालांतर में वर्ण जन्म के साथ जुड़ गया है और यहीं से समस्याएं उत्पन्न होनी शुरू हो गई है। भिन्नता का दूसरा आधार धर्म है। धार्मिक आस्थाओं और मान्यताओं के आधार पर भी हम एक दूसरे से अलग हैं। प्राचीन समय में एक ही धर्म से जुड़े अलग अलग मतावलंबी थे, पर कालांतर में कुछ नए धर्मों का उदय हुआ और कुछ अन्य धर्मावलंबी बाहर से आए। वर्तमान समय में भारत में 8 से अधिक धर्मों को मानने वाले हैं और धार्मिक आधार पर एक दूसरे से भिन्न है। व्यक्तिगत भिन्नता का सबसे मुख्य आधार मनोवैज्ञानिक आधार है। इसके अनुसार हम सभी एक जैसे होकर भी बुद्धि, व्यक्तित्व, रुचि, अभिवृत्ति, अभिक्षमता, दक्षता आदि आधारों पर एक दूसरे से बहुत ही भिन्न हैं और अपनी भिन्नताओं के आधार पर हमारी आवश्यकता भी भिन्न है। भिन्नता का एक अन्य आधार लैंगिक आधार भी है। इस आधार पर विश्व और भारत की संपूर्ण आबादी 2 भागों में बटी हुई है। हालांकि कुछ उभयलिंगी भी है जो अपनी शारीरिक विशेषताओं के आधार पर स्त्री और पुरुष से अलग हैं। इसके अतिरिक्त लैंगिक चयन जैसे संवेदनशील मुद्दों पर भी भिन्नता देखी जा सकती है। व्यक्तिगत पक्ष। धर्म शब्दों को अंग्रेजी भाषा में रिलीजन कहते हैं, जिसका अर्थ है संबंध स्थापित करना, अर्थात उस शक्ति से मानव जो एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के साथ सद्भावना, प्रेम के साथ पवित्रता, दया, निष्पक्षता, नम्रता जैसे गुणों का संकुचित अर्थ में धर्म का अर्थ है किसी अमुक धर्म के प्रति श्रद्धा रखना, जबकि व्यापक अर्थों में धर्म का अर्थ है हृदय व चरित्र की पवित्रता, जन सेवा, आध्यात्मिक विकास। धर्म का क्षेत्र मानव का जीवन क्षेत्र है। इस संबंध में व्हाइट हेड का कहना है कि धर्म एक ऐसे तत्व का दर्शन है जो हमारे परे, बाहर, पीछे तथा भीतर है। धर्म के द्वारा मानव सहनशील व नम्र बनता है, उसकी अंदर समाज सेवा की भावना विकसित होती है। धर्म संस्कृति का वह पक्ष है जो कि मानव में विकास में मदद करता है। धर्म के द्वारा नैतिक मूल्यों का विकास किया जा सकता है, जीवन के प्रति सही दृष्टिकोण का निर्माण और साथ ही साथ संस्कृति व संरक्षण का विकास करने में भी धार्मिक शिक्षा मुख्य भूमिका निभाती है। भारत में धारा 19 के अनुसार प्रत्येक नागरिक को आध्यात्मिक स्वतंत्रता दी गई है। इसके अनुसार सभी व्यक्ति किसी भी धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र है। हमारे राज्य का अपना निजी धर्म नहीं है, यहाँ जनतंत्र अथवा लोकतंत्र ही सत्य है।
क्षेत्रीय पक्ष, वैयक्तिक पक्ष, क्षेत्रीय पक्ष। क्षेत्रीय पक्ष में किसी क्षेत्र विशेष से संबंधित भावनाओं के एकीकरण व अलग पहचान बनाए जाने को हम क्षेत्रीयता के रूप में जानते हैं। स्वाधीन भारत में 1947 के बाद से क्षेत्र विशेष के आधार पर अलग अलग राज्यों का गठन हुआ है। देखा जाए तो भारत बहुभाषी, धर्मनिरपेक्ष, शांति प्रिय राष्ट्र के रूप में जाना जाता है, परंतु आंतरिक दृष्टिकोण से हमें यह ज्ञात होता है कि क्षेत्र विशेष को लेकर कुछ लोगों का दृष्टिकोण भिन्न हो सकता है। आज भी हम भी नए क्षेत्र प्रदेशों की स्थापना को लेकर उठ रहे आंदोलनों व मांगों का समर्थन करते हुए लोगों को देख सकते हैं। भारत के उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम सभी जगह पर इस तरह की मांग उठते हुए हम देख सकते हैं। क्षेत्रीयता के आधार पर अगर हम नज़र डालें तो हम पाते हैं कि भौगोलिक स्थिति, विशेष भाषा संबंधी विषय क्षेत्र अथवा एक समान होने के किसी भी मुद्दे को लेकर क्षेत्रीयता के समस्याओं को उठाया जा सकता है। भाषा, भारत के विभिन्न प्रांतों में अनेक भाषाएं बोली जाती है। यह विशेषता भाषाई आधार पर इन प्रांतों को दूसरे प्रांत से अलग करती है। वर्तमान समय में 22 भाषाओं को आधिकारिक भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त है। कुछ अन्य भाषाओं को भी इस सूची में सम्मिलित करने की मांग की जा रही है। इसमें हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा, राजभाषा, संपर्क भाषा, सांस्कृतिक भाषा के रूप में स्थापित है। इसके अतिरिक्त संविधान में अनुच्छेद 343 से 351 तक हिंदी भाषा से संबंधित प्रावधानों का वर्णन किया गया है। इसके अतिरिक्त संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में जिन 22 भाषाओं को स्थान प्रदान किया गया है यह निम्नलिखित है: असमी, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी। तो ये 22 भाषाओं को जो स्थान प्राप्त किया गया है 8वीं अनुसूची में दिया गया है, इसमें है असमी, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी। राजभाषा के रूप में हिंदी भारत को एक सूत्र में बांधने का कार्य करती है। इसकी एकता व अखंडता को ध्यान में रखते हुए हिंदी को यह दर्जा प्रदान किया गया। भारत एक बहुभाषी देश है जिसमें हिंदी के अलावा अन्य प्रादेशिक भाषाओं का उपयोग होता है, परंतु हिंदी भाषी प्रदेशों में अर्थात उत्तर भारत के अधिकार क्षेत्रों में हिंदी ही बोली जाती है। प्रमुख हिंदी भाषी क्षेत्रों के अंतर्गत उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश व दिल्ली का नाम शामिल है। इन क्षेत्रों में हिंदी व उससे संबंधित बोलियों के बीच में इतनी तारतम्यता है कि हिंदी के स्वरूप का सही आकलन करना मुश्किल हो जाता है। भारत के संदर्भ में मातृभाषा में क्षेत्रीय भाषाएं भी है। इसके अलावा अंग्रेजी भाषा को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। प्रशासनिक कार्यों व अन्य कार्यों में प्रमुख रूप से प्रयोग में लाई जाती है। उदारीकरण के बाद विभिन्न बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आने के बाद इसका प्रयोग तेजी से बढ़ा है। इसके अलावा शिक्षा के माध्यम के रूप में आज बहुत से विद्यालय अंग्रेजी को मुख्यतः प्रयोग में लाते हैं। भारत की शिक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए यहाँ त्रिभाषा सूत्र पर विशेष बल दिया गया है, जिसके अंतर्गत मातृभाषा, प्रथम भाषा व द्वितीय भाषा सीखने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। स्वतंत्रता के बाद विभिन्न आयोगों ने भी शिक्षा में भाषा के माध्यम के प्रयोगों पर अपनी अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की है। अब जाति के आधार पर, जाति उस वर्ग को कहते हैं जिसमें सदस्यों की सदस्यता और कर्तव्य उनके जन्म से ही निश्चित हो जाती है। एक बंध वर्ग है जिसके कारण एक जाति का व्यक्ति दूसरी जाति में स्थान प्राप्त नहीं कर सकता है। प्रत्येक जाति का अपना खान पान, विवाह व्यवस्था, आजीविका, परंपरा का आचार विचार होते हैं जो कि इस एकता प्रदान करते हैं। हमारे देश में प्राचीन भारत में कर्म के आधार पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 वर्ण अथवा जातियों का निर्माण हुआ था। ब्राह्मण कर्म कांड, मंत्रों का जाप, विद्या का पठन पाठन करते थे।
क्षत्रिय देश व राज्य की सुरक्षा किया करते थे, वैश्य वाणिज्य एवं व्यापार का संचालन करते थे और शूद्र उपरोक्त तीनों वर्णों की सेवा करते थे। यह जाति व्यवस्था सामुदायिक एकता के साथ व्यक्तियों को मानसिक सुरक्षा भी प्रदान करती थी। आज वर्तमान में जाति व्यवस्था संपूर्ण समाज में छुआछूत, ऊंच नीच, भेदभाव भी बढ़ते जा रहा है। प्राचीन भारत में जातीयता के अनुसार व्यवसाय को निश्चित करता है। बाद में पैतृकता की वजह से सामाजिक गतिशीलता भी खत्म हो गई। जातीयता के दोष को देखते हुए पंडित नेहरू ने लिखा है कि भारत में जाति प्राचीन काल में कितनी ही उपयोगी क्यों ना हो, पर इस समय यह सब प्रकार की उन्नति के मार्ग में बड़ी भारी बाधा और रुकावट बन रही है। आज ये हमारी दया के पात्र नहीं है और किसी भी भावना के अधीन ना होकर हमें इसके साथ मोह माया नहीं करना चाहिए। हमें इसे जड़ से उखाड़ कर अपनी सामाजिक रचना दूसरे ही ढंग से करनी होगी। संविधान में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य कमजोर वर्ग की सामाजिक कमियों, आर्थिक हितों को बढ़ावा देने, सुरक्षा व संरक्षण दिए जाने की व्यवस्था की गई है। भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोगों का निर्माण किया गया है। इसके अलावा 19 नवंबर 1976 अस्पृश्यता अपराध अधिनियम में कठोर दंड का प्रावधान रखा गया है। विधानमंडल राज्य से संबंधित सरकारी नौकरी में उचित आरक्षण व प्रतिनिधित्व प्राप्त रहेगा। इसके अतिरिक्त आयु सीमा में छूट, उपयुक्तता संबंधी मानकों में छूट, अयोग्य न होने पर पदों के लिए चयन, सीधी भर्ती मामलों में अनुभव संबंधी छूट प्रदान की गई है। राज्यों में कल्याण विभाग स्वयंसेवी संगठन कल्याण को बढ़ावा देने में लगे हुए हैं। संविधान के अनुच्छेद 244 और 5वीं अनुसूची के अनुसार आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान के कुछ इलाकों को अनुसूचित क्षेत्र माना गया है और इन राज्यों के राज्यपाल को क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में राष्ट्रपति को 1 वर्ष में वार्षिक रिपोर्ट भेजनी होती है। अनुसूचित जातियों व जनजातियों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं में परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है। इसके लिए 10वीं कक्षा के पास छात्रवृत्ति योजना, बालिका छात्रावास योजना, पुस्तक बैंक योजना, राष्ट्रीय स्तर की छात्रवृत्तियां की योजना बनाई है। अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए अल्पसंख्यक आयोग 1978 स्थापना की गई है। आयोग के अध्यक्ष के अलावा में विभिन्न अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्य भी होते हैं। इसमें संविधान में उपलब्ध कराई गई सभी सुरक्षा का मूल्यांकन कार्यक्रम, उसके लिए सुझाव, केंद्र व राज्य सरकार की नीतियों की समीक्षा, अधिकारों का सुरक्षा से वंचित किए गए खास शिकायतों की जांच करना, सर्वेक्षण और अनुसंधान कार्य, अल्पसंख्यक समुदाय के बारे में कानून व कल्याण संबंधी उपाय सुझाना और सरकार को रिपोर्ट भेजना। आयोग ने इन मुद्दों पर अपना ध्यान केंद्रित किया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री द्वारा घोषित 15 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत 1993 में केंद्र सरकार ने अल्पसंख्यक सेल नामक एक विशेष प्रकोष्ठ की स्थापना भी की है। यह कार्यक्रम सांप्रदायिक सौहार्द को बढ़ाने, सांप्रदायिक हिंसा को रोकने, अल्पसंख्यकों की शैक्षिक आवश्यकता पर बल देने के लिए, सेवाओं, केंद्रीय और राज्य पुलिस में भर्ती के लिए अल्पसंख्यकों पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हुए अन्य विकासात्मक कार्यक्रम को ढंग से लागू करने पर बल देती है। वर्तमान समय में भारत में लगभग 3000 से अधिक जातियां, 25,000 उपजातियां और 700 जनजातियां हैं। सामाजिक समूह का निर्माण 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों से होता है। बच्चे का मूलभूत समूह उसका परिवार है। यह एकाकी अथवा संयुक्त हो सकती है। वह अपने परिवार के साथ बड़ा होता है और अन्य समस्त समूहों की सदस्यता को प्राप्त करता चला जाता है। बड़े होने के पश्चात उसके समूह में स्कूल, क्लब, खेलकूद के समूह, व्यावसायिक संगठन आदि जुड़ जाते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सामाजिक वातावरण में रहते हुए सामाजिक जीवन के गुणों की शिक्षा प्राप्त करता है। व्यावसायिक समूह में प्रत्येक सदस्य किसी व्यवसाय में लगा रहता है। लोहे के काम को करने वाले लोहार के समूह,
बाल काटने वाला नहीं नाई। इस तरह से विभिन्न उपवर्गों, स्थानों, व्यवसायों से जाति व्यवस्था की उत्पत्ति हुई। परंतु इसका एक और पक्ष है कि सभी व्यावसायिक समूह अपने अपने सदस्यों की प्रशिक्षण व कुशलता की वृद्धि के लिए प्रयास करते हैं, जिससे वह अपने समूह की उन्नति के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। धार्मिक समूह। भारत में अनेक भाषा व धर्म के लोग रहते हैं। धार्मिक समूह में प्रमुख हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, फारसी, जैन व बौद्ध शामिल है। इसके अलावा इन सभी में अलग अलग उपसमूह भी है। भारतीय सामाजिक जीवन में धार्मिक समूहों का भी विशेष महत्व है। एक ही धर्म में आस्था रखने वाले लोग आपसी सहयोग व सहानुभूति की भावना से जुड़े होते हैं। उनमें घनिष्ठता बढ़ती है। वह सामाजिक एकता को स्थापित रखने में भी कार्य करते हैं। प्रत्येक धार्मिक समूह नैतिकता को ध्यान में रखते हुए समाज कल्याण की कार्य करने का प्रयास करता है। आर्थिक समूह। भारत में आर्थिक दृष्टि से भी विविधता व्याप्त है। यहाँ धन का असमान वितरण है। एक तरफ एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ ऐसा भी वर्ग है जिसकी आर्थिक स्थिति इतनी सुदृढ़ तथा आय इतनी अधिक है कि वह विश्व के सबसे धनी व्यक्तियों की श्रेणी में आते हैं। अन्य वर्ग उपरोक्त सभी समूहों के अलावा विभिन्न आयु, लिंग, जाति, उद्योग के आधार पर भी अलग अलग सामाजिक वर्ग हैं। आर्थिक समूह, धार्मिक समूह, व्यावसायिक समूह, सामाजिक समूह, जाति, भाषा, क्षेत्रीय पक्ष, व्यक्तिक पक्ष। भारत में विविधता। उसके बाद स्वमूल्यांकन हेतु प्रश्न। अभ्यास प्रश्न। संविधान के किन अनुच्छेदों में भाषा संबंधी प्रावधान का वर्णन किया गया है? तो संविधान के 8वीं अनुसूची में भाषा संबंधी प्रावधानों का वर्णन किया गया है। संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में भाषा प्रावधानों का वर्णन किया गया है, जिसमें 22 भाषाओं को स्थान प्रदान किया गया है। असमी, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी। मनुस्मृति में किन वर्णों का उल्लेख किया गया है? चार वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। मनुस्मृति में 4 वर्णों का वर्णन किया गया है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अनुच्छेद 343 से 351 के अंतर्गत संविधान के किन अनुच्छेदों में भाषा संबंधी प्रावधान का वर्णन किया गया है? 8वीं अनुसूची और 343 से 351 के अनुच्छेदों में भाषा संबंधी प्रावधान का वर्णन किया गया है। मनुस्मृति में 4 वर्णों का उल्लेख किया गया है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना कब की गई? अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना 1978 ईस्वी में की गई। अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए अल्पसंख्यक आयोग 1978 में स्थापना की गई। विभिन्न स्तरों पर विविधताओं के कारण उत्पन्न समस्याओं को सूचीबद्ध करें। भारत में कुल कितनी जातियां और उपजातियां हैं? भारत में
भारत में लगभग 3,000 से अधिक जातियाँ, 25,000 उपजातियाँ और 700 जनजातियाँ हैं। विभिन्न स्तरों पर विविधताओं के कारण उत्पन्न समस्याएं, आर्थिक समस्याएं, धार्मिक समस्याएं, व्यावसायिक समस्याएं, सामाजिक समस्याएं, जातीय समस्याएं, भाषाई समस्याएं, क्षेत्रीय समस्याएं और वैयक्तिक समस्याएं। औद्योगिकीकरण, नगरीकरण, बेरोजगारी, पश्चिमीकरण, राजनीतिक परिवर्तन, निर्धनता, वर्ण व्यवस्था, जाति, स्त्रियों की दशा, संयुक्त परिवार का विघटन आदि। ये सभी विभिन्न स्तरों पर विविधताओं के कारण उत्पन्न समस्याएं हैं। भारत में विभिन्न स्तरों पर विविधताओं के कारण उत्पन्न समस्याएं। भारत में पाई जाने वाली विविधता के कारण विभिन्न स्तरों पर कई समस्याएं देखी जा सकती है। भारत में अंग्रेजी शासन व्यवस्था की समाप्ति के पश्चात तेजी से परिवर्तन देखा जा सकता है। आधुनिक भारत में दार्शनिक, सामाजिक व वैचारिक सभी क्षेत्रों में परिवर्तन आया है। पाश्चात्य देशों के संपर्क में आने के पश्चात आधुनिकीकरण व पश्चिमीकरण दोनों का प्रभाव एक साथ देखा जा सकता है। इन परिवर्तनों के लिए जिम्मेदार कारकों का विवेचन इस प्रकार है। जनसंख्या विस्फोट। क्षेत्रफल के आधार पर भले ही हमारा देश विश्व में 7वां स्थान रखता है, परंतु जनसंख्या की दृष्टि से यह दूसरे स्थान पर है और तेजी से पहले स्थान की ओर बढ़ रहा है। देश में जहां किसी शासन या ताकत का आधार बहुसंख्यक या अल्पसंख्यक के आधार पर होता है, भिन्न भिन्न धर्मों के लोग सत्ता और ताकत अपने हाथ में लेने के लिए तेजी से अपनी संख्या को बढ़ाते जा रहे हैं, जिससे बड़ी जनसंख्या के दुष्प्रभावों से हमारा देश जूझ रहा है। आदिम समूहों का अस्तित्व विलोपन। कुछ जीव जंतुओं की तरह कुछ आदिम जनजातियां और उनकी संस्कृति भी विलोप के कगार पर है। उनकी विविधता का सम्मान न करते हुए उनको या तो परिवर्तित किया जा रहा है या फिर नष्ट किया जा रहा है, जो कि गलत है। सरकार द्वारा इसको रोकने के लिए नियम और नीतियां भी बनाई गई है, परंतु वह पूर्ण तौर पर सफल नहीं है। क्षेत्रवाद और क्षेत्रीय विवाद। भाषा के आधार पर प्रदेशों के बनने के कारण क्षेत्रीयता का प्रभाव पड़ा है। किसी विशेष प्रदेश के निवासी भाषाई या अन्य आधारों पर अन्य प्रदेश के निवासियों से स्वयं को अलग मानते हैं और उनके प्रति विद्वेष रखते हैं और समय समय पर हिंसा का प्रदर्शन एक दूसरे के खिलाफ करते रहते हैं, जो राष्ट्रीय प्रगति और राष्ट्र बंधुत्व के खिलाफ हैं। देश में एक भाषा की समस्या। देश में इतनी अधिक भाषाओं और बोलियों के होने से कई भाषा लोगों को एक दूसरे से मिलने जुलने और संवाद स्थापित करने में कठिनाई होती है, जिससे संवादहीनता की स्थिति उत्पन्न होती है। अलग अलग भाषा होने के कारण हमारी कोई राष्ट्रभाषा नहीं है और हिंदी को जो राजभाषा की संज्ञा दी गई है वह मात्र कागजों पर ही रह गई है। राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी को स्थापित न होने का कारण क्षेत्रीय भाषाएं ही हैं और स्थिति यह है कि विभिन्न राज्यों के व्यक्तियों को आपस में संवाद स्थापित करने हेतु विदेशी भाषा अंग्रेजी का सहारा लेना पड़ता है। जिन लोगों को अंग्रेजी का ज्ञान नहीं है उन लोगों को नीची नज़रों से देखा जाता है, जिससे वह उन सार्वजनिक जगहों पर कुछ बोलने से बचते हैं जहां अंग्रेजी का बोलबाला हो। कुछ राज्यों में प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा के स्थान पर अंग्रेजी में देने की योजना बनाई गई है। विदेशी भाषा का ज्ञान अच्छा है, परंतु यह ज्ञान मातृभाषा को तिलांजलि देकर नहीं लेना चाहिए। उसके बाद निर्धनता। विभिन्न स्तरों पर विविधता के कारण उत्पन्न समस्याएं। हम लोगों ने पढ़ा जनसंख्या विस्फोट, आदिम समूह का अस्तित्व विलोपन, क्षेत्रवाद और क्षेत्रीय विवाद, देश में एक भाषा की समस्या। अब है निर्धनता।
ये एक बहुत बड़ी परेशानी के रूप में हमारे समक्ष उपस्थित है, जिसकी वजह से लोग रोटी, कपड़ा, मकान जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हो जाते हैं। उनमें असुरक्षा की भावना विकसित होती है, जिसकी वजह से चरित्र में भी गिरावट देखी जाती है। उसके बाद वर्ण व्यवस्था। भारतीय समाज वर्ण व्यवस्था के आधार पर बंद समाज बन गया था, जिसमें गतिशीलता का अभाव हो गया था। इसके अतिरिक्त पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ अस्पृश्यता का व्यवहार किया जाने लगा था। उच्च वर्ग के लोग अधिक से अधिक सामाजिक संसाधनों पर अपना अधिकार करके बैठे हुए थे और इसके अलावा निम्न वर्ग का शोषण बहुत अधिक होने लगा था। भेदभाव की स्थिति। अपने ही देश में विभिन्न अंतरों के कारण देश के निवासियों को भेदभाव की स्थिति का सामना करना पड़ता है। धार्मिक, प्रजाति, जाति, नस्ल, भाषा, लिंग आदि के आधार पर विभिन्न स्थानों पर भेदभाव किया जाता है। एक उदाहरण पूर्वोत्तर राज्यों के निवासियों के रूप में लिया जा सकता है। पूर्वोत्तर का भारत एक अभिन्न भाग होने के बावजूद यहाँ के नागरिक अन्य प्रदेशों में भेदभाव के शिकार होते हैं और भारत के निवासी होने के बावजूद शारीरिक बनावट के कारण देश में ही विदेशियों सा व्यवहार उनसे किया जाता है। छुआछूत की समस्या। धर्म और जाति के आधार पर छुआछूत की भावना हमारे देश में कोई नई नहीं है। भारतीय संविधान और भारतीय कानून के अनुसार यह एक दंडनीय अपराध है और बदलते समय के साथ लोगों की मानसिकता में परिवर्तन आया है, पर फिर भी यह समस्या पूरी तरह से हल नहीं की गई है। आज भी कम पढ़े लिखे और गांवों में छुआछूत की भावनाएं देखी जा सकती है। समाज में स्त्रियों के प्रति हीन भावना और अपराध। भारत में पुरुष और समाज में स्त्रियों की तुलना में श्रेष्ठ माना जाता है, उन्हें तरजीह दी जाती है। आज भी परिवारों में पुत्र जन्म पर लोग उल्लास मनाते हैं और पुत्री होने पर दुखी होते हैं। इसके पीछे कारण स्त्रियों की समाज में स्थिति ही है। या दोनों कारण एक दूसरे को परस्पर प्रभावित करते हैं। लोगों की मानसिकता बदल तो रही है, पर लोग इस मानसिकता से पूरी तरह मुक्त नहीं हुए हैं। दूसरी ओर औद्योगिकरण, वैश्वीकरण और नगरीकरण के कारण सांस्कृतिक अंतराल, कल्चरल लैग की स्थिति उत्पन्न हो गई है और जिसके कारण स्त्रियों के दिन प्रतिदिन अपराध बढ़ रहे हैं। राजनैतिक पतन। किसी देश की राजनीति उस देश को प्रगति के पथ पर ले जाती है, बशर्ते वह स्वस्थ राजनीति हो। कोई भी राजनीति दल विकास के लिए योजनाएं बनाता है, जिसके आधार पर देश की जनता उस दल को चुनकर शासन उसके हाथ में देती है। परंतु हमारे देश में राजनीति का आधार विकास योजनाएं नहीं, बल्कि जातिगत राजनीति है। एक विशेष जाति के लोग अपनी जाति के लोगों को चुनकर सत्ता में भेजना चाहते हैं और राजनीति का पतन है। और राजनीतिक दल भी यह समझते हुए जातिगत समीकरण बनाते हैं और भुनाते हैं। लोकतंत्रीय प्रक्रिया के बनाए जाने के पश्चात राजनीतिक शक्ति नेताओं के हाथ में है। राजनीतिक कारणों से ही जातिवाद, संप्रदायवाद, विवाद, भाषावाद, धार्मिक विघटन जैसी समस्याएं बढ़ी है। चुनाव जीतने के लिए वह अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए राजनीति सभी तरह के प्रयास किए जाते हैं। यहाँ छोटे गांव से लेकर बड़े शहरों में आज ज़्यादातर गतिविधियाँ राजनीतिक कारणों से कारकों से निर्धारित होती है। विविधता की वजह से देश को अन्य जिन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, उनमें आतंकवाद, आपसी हिंसा, अंधाधुंध नगरीकरण, अपराध, आरक्षण के लिए की गई हिंसा इत्यादि है, जिनका जल्दी से जल्द निवारण किया जाना आवश्यक है। प्राचीन व्यवस्था के अंतर्गत व्यवसाय को उत्पत्ति आधार बनाकर बहुत सी जातियां बनाई गई थी, परंतु वर्तमान में यह जाति व्यवस्था बहुत ही कठोर होती चली गई। इसके आधार पर ही लोगों के साथ भेदभाव का व्यवहार और अधिक बढ़ गया। विभिन्न संस्कारों, धार्मिक, सामाजिक कार्यों में भी इस जाति व्यवस्था को बहुत महत्व दिया जाता था। जाति के निर्माण का जो उद्देश्य प्राचीन भारत में था, वह पूर्व निर्धारित संबंध अब इस समय नहीं रहा है।
सामाजिक व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए हम पाते हैं कि स्त्रियों को चार दीवारी तक सीमित कर अधिकारों से वंचित कर दिया गया था। वह एक उपभोग की वस्तु मात्र बनकर रह गई थी। इसलिए शिक्षा के प्रयासों के द्वारा पुनर्जागरण काल में सामाजिक पुनरुत्थान आंदोलनों के द्वारा नारी को उचित स्थान देने का प्रयास किया जाने लगा। उन्हें शिक्षा का अधिकार देने के लिए विभिन्न समाज सुधारकों ने प्रयास जारी कर दिए व महिला सशक्तिकरण की तरफ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया गया। विवाह नामक संस्था के स्वरूप में आमूल परिवर्तन आना शुरू हो गया, जिसमें संबंधों की मधुरता व प्रगाढ़ता कम होती चली गई और इसके साथ ही तलाक के मामलों में वृद्धि हो रही है। सुरक्षित स्वच्छंदता व संघर्ष दोनों ही आर्थिक कारणों से बढ़ा है, इसलिए पति पत्नी के संबंध प्रभावित हुए हैं। इसके अलावा अंतर्जातीय विवाह व पारिवारिक संबंधों में भी बदलाव आए हैं। इसका एक प्रमुख असर रूप हम एकल परिवार के रूप में देख सकते हैं। अब संयुक्त परिवार की व्यवस्था खत्म होती चली गई है, जिससे परिवार में प्रेम, सौहार्द व बच्चों की देखभाल संबंधी परेशानियों को स्पष्ट देखा जा सकता है। तो राजनीतिक पतन, समाज में स्त्रियों के प्रति हीन भावना और अपराध, छुआछूत की समस्या, भेदभाव की स्थिति, वर्ण व्यवस्था, निर्धनता, देश में एक भाषा की समस्या, क्षेत्रवाद और क्षेत्रीय विवाद, आदिम समूहों का अस्तित्व विलोपन, जनसंख्या विस्फोट, ये सभी भारत में विविधताओं के कारण होने वाली उत्पन्न समस्याएं हैं। विभिन्न स्तरों पर विविधताओं के कारण उत्पन्न समस्याएं हैं। तो भारत में पाए जाने वाले विविधता के कारण विभिन्न स्तरों पर कई समस्याएं देखी जा सकती है, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा। जनसंख्या विस्फोट, आदिम समूह का अस्तित्व विलोपन, क्षेत्रवाद और क्षेत्रीय विवाद, देश में एक भाषा की समस्या, निर्धनता, वर्ण व्यवस्था, भेदभाव की स्थिति, छुआछूत की समस्या, समाज में स्त्रियों के प्रति हीन भावना और अपराध, राजनीतिक पतन। उसके बाद है विविधता के कारण कक्षा में उत्पन्न होने वाली समस्याएं। विविधता के कारण कक्षा में उत्पन्न होने वाली समस्याएं। विविधता संबंधी समस्याएं सिर्फ बाहर समाज में ही प्रभावित नहीं करती है, बल्कि कक्षा में शिक्षण अधिगम में भी बाधक हो सकती है। आज जब समावेशी शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है, तब एक ही कक्षा में विभिन्न प्रकार की भिन्नता लिए हुए विद्यार्थी एक साथ अध्ययन करते हैं। ऐसे में उनकी समस्याओं को जानना आवश्यक है। कक्षा में कुछ विद्यार्थी यह अनुभव करते हैं कि वे कक्षा के वातावरण से संबंधित नहीं हैं और छात्रों की यह भावना शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में उनकी भागीदारी को कम कर सकती है। इसके साथ ही छात्रों में अपर्याप्तता की भावना और अन्य विकर्षण उत्पन्न हो सकते हैं। विद्यालयों में भी विद्यार्थी की पृष्ठभूमि के कारण या किसी अन्य आधार पर उससे भेदभाव किया जाता है। एक अध्यापक के रूप में किसी भी आधार पर नकारात्मक भेदभाव से बचना चाहिए, क्योंकि यह विद्यार्थी को मानसिक रूप से प्रभावित करता है और वह शैक्षणिक या सामाजिक रूप से समायोजन नहीं कर पाते हैं। यदि कक्षा का कोई विद्यार्थी या कोई शिक्षक या फिर कोई कर्मचारी किसी भी विद्यार्थी से किसी भिन्नता के कारण कोई भेदभाव करता है, तो उस भेदभाव के लिए कार्रवाई करना चाहिए। अध्यापक के रूप में आप जिस भाषा का प्रयोग विद्यालय में करते हैं या जो विद्यालयी भाषा है, उससे अलग भाषा का प्रयोग यदि करते हैं, यदि उस भाषा सकारात्मक भाषा और प्रशंसा का उपयोग करें और छात्रों का तिरस्कार ना करें। तो विविधता के कारण कक्षा में उत्पन्न होने वाली समस्याएं थी ये। अभ्यास प्रश्न, राजनीतिक पतन के क्या दुष्परिणाम हुए हैं? किसी देश की राजनीति उस देश को प्रगति के पथ पर ले जाती है, बशर्ते वह स्वस्थ राजनीति हो। कोई भी राजनीति दल विकास के लिए योजनाएं बनाता है और जिसके आधार पर देश की जनता उस दल को चुनकर शासन उसके हाथ में देती है। परंतु हमारे देश में राजनीति का आधार विकास योजनाएं नहीं, बल्कि जातिगत राजनीति है। एक विशेष जाति के लोग अपनी जाति के लोगों को चुनकर सत्ता में भेजना चाहते हैं, जो राजनीति का पतन है।
और राजनीतिक दल भी यह समझते हुए जातिगत समीकरण बनाते हैं और भुनाते हैं। तो लोकतंत्रीय प्रक्रिया के बनाए जाने के पश्चात राजनीतिक शक्ति नेताओं के हाथों में है। राजनीतिक कारणों से ही जातिवाद, संप्रदायवाद, विवाद, भाषावाद, धार्मिक विघटन जैसी घटनाएं बढ़ी है। चुनाव जीतने के लिए व अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए राजनीति सभी तरह के प्रयास किए जाते हैं। जहां छोटे गांव से लेकर बड़े शहरों में आज ज़्यादातर गतिविधियां राजनीतिक कारणों से कारकों में निर्धारित होती है। विविधता की वजह से देश को अन्य जिन समस्याओं का सामना तो जातिगत राजनीतिक पतन यह है कि विशेष जाति के लोग अपनी जाति के लोगों को चुनकर सत्ता में भेजना चाहते हैं, जो राजनीति का पतन है। तो ये राजनीति पतन के दुष्परिणाम हुए। यदि विद्यालय का कोई स्टाफ किसी विद्यार्थी से भेदभाव कर रहा है तो ऐसे में आप क्या करेंगे? यदि विद्यालय का कोई स्टाफ किसी विद्यार्थी से भेदभाव कर रहा है तो ऐसे में उस पर कार्रवाई तो उसे भेदभाव के लिए कार्रवाई करना चाहिए। तो आंसर देख लेते हैं। राजनीतिक पतन से जातिवाद, संप्रदायवाद, विवाद, भाषावाद, आर्थिक विघटन जैसी घटनाएं बढ़ी है। उस व्यक्ति के जो कक्षा में जाति के आधार पर या किसी और तरह का भेदभाव करता है विद्यार्थियों के साथ कोई स्टाफ, तो उस व्यक्ति के विरुद्ध उचित कार्रवाई की जानी चाहिए। उस पर प्रशासनिक कार्रवाई की जा सकती है। समुदायों और व्यक्तिगत भिन्नता पर आधारित विविधतापूर्ण ज्ञान और अनुभव से प्राप्त लाभ। विविधतापूर्ण वातावरण सभी के लिए एक सुरक्षित और सहयोगात्मक वातावरण तैयार करने में मदद करता है। हम समाज के लोगों के अलग अलग अनुभवों, विश्वासों और बातों के माध्यम से सीखते हैं। विविधता व्यक्तिगत विकास और एक स्वस्थ समाज को बढ़ावा देता है। विभिन्न सांस्कृतिक परिदृश्य से जुड़े होने के बावजूद जब लोग एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं तो प्रगाढ़ संबंधों का निर्माण करते हैं। साथ ही उनके देखने का नज़रिया काफ़ी विस्तृत हो जाता है। इसके अंतर्गत हम लोगों का यह जानना बहुत ही आवश्यक है कि संस्कृति व समाज तेज़ी से बदल रहे हैं। इस बदलते परिदृश्य में लोगों की जीवन शैली, विचारधाराएं, सांस्कृतिक समस्याएं, बहुत अन्य आवश्यक चीज़ों से हमारे जीवन को प्रभावित करती है। विचारधाराओं, मूल्यों, अवधारणाओं, आशाओं सभी से अवगत होने का प्रयास करते हैं। विभिन्न सांस्कृतिक होते हुए भी लोगों का जीवन जीने, सीखने व अनुभवों का आदान प्रदान होता रहता है। आज पूरा विश्व तेज़ी से बदल रहा है, जिसमें विभिन्न धर्मों के लोग, जाति, भाषाएं बोलने वाले व्यक्ति, आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक समूहों से जुड़े लोग आपसी आदान प्रदान की भावना बढ़ी है। इन परिस्थितियों को आज के संदर्भ में समझना व सराहना मिलना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि इस तरह विभिन्न संस्कृतियों के बीच में हम बहुत से सामाजिक व सांस्कृतिक समस्याओं को सुलझा सकते हैं। अलग अलग समूह व समाजों से लोगों के मिलकर काम करने से आपसी समझ का विस्तार हुआ है, जहां जाति अथवा वंशवाद से जुड़े हुए भावनाओं को कम से कम करने की कोशिश की जाती है। इनसे हिंसा को रोकने में भी मदद मिलती है। प्रत्येक समूह, जाति अपनी अलग अलग विशेषताएं होती है। उनके धार्मिक विचार, परंपराएं, भौतिक विज्ञान उनके जीवन को समृद्ध बनाने का प्रयास करता है। जब हम सभी तरह से सभी लोगों के मिले जुले गुणों के द्वारा नए दृष्टिकोण का विकास करते हैं, जिससे समाज बड़े मुद्दों पर अथवा मानव विकास के लिए नए आयामों की खोज कर सकता है। इसके माध्यम से समाज से जुड़े कुछ मुद्दों के प्रति सजग व सफल कार्यक्रमों का निर्माण किया जा सकता है, क्योंकि इस तरह के कार्यक्रमों में सभी समूह की भागीदारी अथवा सहभागिता होती है, तो लोकतांत्रिक तरीकों, न्याय पर आधारित समाज के निर्माण में सभी की साझेदारी होती है। क्योंकि इस तरह के परिदृश्य के शिक्षक, छात्र, अभिभावक
सभी अलग अलग समूह से होते हुए भी समाज के मुख्य धारा से जुड़े होते हैं। वे सभी इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उनका सफल निदान ढूंढने का प्रयास करते हैं। आपसी मेलजोल के समूह जाति धर्म से इस तरह घूमने का प्रयास मिलजुल कर काम करने की भावना का विकास होता है। हमें इससे धार्मिक सहिष्णुता की भावना, एक दूसरे के धर्म के प्रति आदर भाव का विकास करने की क्षमता भी बढ़ती है। गीता का एक श्लोक है, जीव जीवनस्य भोजनम। गीता का एक श्लोक है, जीव जीवनस्य भोजनम। प्रकृति के अंतर्गत चलने वाले चक्र को अगर हम सुचारू रूप से चलने दें और इसमें प्रगति और इसके अंतर्गत चलने वाले चक्र को अविरल रूप से चलने दिया जाए, प्रकृति स्वयं सतत सामंजस्य के साथ जीवन की उत्पत्ति, पोषण व उसके विकास का कार्य करती है। विभिन्न जीव जंतुओं, जल, मिट्टी, हवा सभी का संबंध जितना जटिल होगा, जैव विविधता उतनी ही अधिक विविधतापूर्ण की जलवायु परिवर्तन, औद्योगिक विकास, मानवीय गतिविधियों से हो रहे नुकसान की भरपाई, जीव जंतु पेड़ पौधों के विनाश से हो रहा है। सन 2000 में लंदन में अंतर्राष्ट्रीय बीज बैंक की स्थापना की गई है, जिसमें 10% जंगली पौधों के बीजों को संग्रहित करके रखा जा चुका है। इसके अलावा नॉर्वे में सीड वॉल्ट में 11 लाख बीजों का संरक्षण किया जा चुका है। वैश्विक स्तर पर पर्यावरण एवं वन्य जीवन से संबंधित नियमों और कानूनों का निर्माण किया जा रहा है और साथ ही संरक्षित व विलुप्त होने के कगार पर पहुँचे हुए जीव जंतु व पादप के जीवन को बचाने का प्रयास जारी है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में वसुधैव कुटुंबकम के अंतर्गत जियो और जीने दो जैसी विचारधाराओं को अगर हम बल देंगे, तभी प्रकृति के सामंजस्य के साथ जीवन को सुचारू रूप से चलाया जा सकता है। तो ये समुदायों और व्यक्तिगत भिन्नता पर आधारित विविधतापूर्ण ज्ञान और अनुभव थे। इससे पहले हम लोगों ने जाना विविधता के कारण कक्षा में उत्पन्न होने वाली समस्याएं, जिसके अंतर्गत ये था 3.5 पॉइंट। उसके बाद विभिन्न स्तरों पर विविधता के कारण उत्पन्न समस्याएं, जनसंख्या विस्फोट, देश में एक भाषा की समस्या, क्षेत्रवाद और क्षेत्रीय विवाद, आदिम समूह का अस्तित्व विलोपन, निर्धनता, वर्ण व्यवस्था, भेदभाव की स्थिति, छुआछूत की समस्या, समाज में स्त्रियों की प्रतिहीन भावना और अपराध, राजनीतिक पतन इत्यादि। उसके बाद भारत में विविधता जैसे व्यक्तिगत पक्ष के आधार पर, क्षेत्रीय पक्ष के आधार पर, भाषा के आधार पर, जाति के आधार पर, सामाजिक समूह, व्यावसायिक समूह, धार्मिक समूह, आर्थिक समूह के आधार पर। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे कक्षा में व्याप्त विविधता का शैक्षिक उपयोग।